तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं बी एन मूर्ति आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कहाँ? 1.2, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के क्लास पीछे हो गया था, उसको देखना ज़रूरी है। तो आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं, उससे पहले मेरा नंबर सिस्टम का क्लास हो गया है, पीछे में है। इसके बाद विभाज्यता के नियम है, उसको देख लें। इसके बाद इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो भी बातें बताने वाला हूँ आज, वो पिछले क्लास में हो गया है। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज एक्सरसाइज करेंगे, ठीक ना? तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लेंगे, ठीक। चलिए, आज पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद LCM HCF उसका जांच करना है, यही पढ़ना है आज की क्लास में। तो चलिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें आएगा जो कि हम वहीं पर बता देंगे, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल कहने का मतलब कि अभाज्य, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य का मतलब हम पिछले क्लास में बतला दिए हैं कि अभाज्य का मतलब वो होता है कि जो स्वयं से कटें, जो किससे कटे? स्वयं से कटें या एक से कटे। जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। कहने का मतलब उसको दूसरा कोई संख्या नहीं काट सकता है, कि तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। तो वही करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है 140। क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिए और विस्तार से समझिएगा, एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, 140, तो 140 गुणनखंड निकालना है, ठीक ना। तो विभाज्यता का नियम अगर पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि सबसे विभाज्यता का नियम कहता है कि जीरो जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो संख्या हमेशा 2 से कटेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं, उससे पहले विभाज्यता के नियम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग इसमें आएगा। 2 से आएगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13 का, इस सब का प्रयोग आएगा। इसके बाद इकाई यानी कि नंबर सिस्टम का भी क्लास करना जरूरी है। नंबर सिस्टम से भी आएगा भाज्य, अभाज्य, पूर्ण। इसके बाद प्रकृत का होता है। तो पहले उस क्लास को कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना। तो 140 का, तो 2 से देखेंगे, 7 दूनी 14, 70, फिर 2 से, फिर 35। अब देखेंगे कि किस से जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, कहाँ से कि इसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग अगर 9 रहेगा तब 3 से जाता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि 5 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, ठीक ना। तो इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का होगा 2 × 2 × 5 × 7 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि 1, 2 का कितना फॉर्म है? 2 फॉर्म है। तो 2 फॉर्म है तो इस पर 2 पावर लिख लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद 5, इसके बाद 7, यहीं आपका क्या हो गया? आंसर। यहीं आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 कितना है? 156। 156 का कर लेते हैं। तो इसके इकाई स्थान पर 6 है, यानी कि ये 2 से हमेशा विभाज्य होगा। 2 × 7 = 14, 1 = 16, 2 × 8 = 16। फिर इसके इकाई स्थान पर 8 है, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब देखते हैं, 3 का रूल कहता है कि जब भी संख्या उसके अंकों का योग, जब कोई संख्या हो उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो उस समय संख्या हमेशा 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। यानी कि 9 × 3 = 12, यानी कि 3 से हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। तो 3 × 3 = 3, 3 × 9। अब नहीं कटेगा, ऐसे कि अभाज्य संख्या आ गया, अब नहीं कटेगा, ठीक।
तब 13 से एक बार में ले लेते हैं 13। अब इसका गुणनखंड 156 का गुणनखंड लिखना होगा। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 और गुने का 1, गुने का कर लेंगे 1 कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दो बार है तो इसको क्या कर लेते हैं, 2 के पावर 2 लिख लेते हैं गुने 3 गुने 13। ठीक है, यही उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद देखना है 38-25 है, कितना है 38-25। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 38-25, ठीक ना। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 9 है। अब देखेंगे 3 से अंकों का योग फट देख लेंगे, 5 2 7 8 15 3 18, यानी कि अंकों का योग 18 है, यानी कि 3 से कटेगा, ठीक ना। 3 से जब कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 3 7 21, 3 बचे 15। फिर देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, 5 7 12 2 14 1 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 6 5 11 हो गया, नहीं कटेगा। 5 देख लेते हैं, 5 8 40, 2 5 25, 85 आ गया। फिर 5 से देख लेंगे, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर अब 17 से एक बार में 17, ठीक ना। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, कि बेसिक चीज़ है। आप लोग पिछले क्लास में या पीछे भी आप यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक ना। वही चीज़ को क्या करना है, बस इसमें पढ़ना है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ज़्यादा हम टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ टाइम देने लायक होगा वहीं पर टाइम दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं 38-25। 38-25 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने क्या होगा 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, इसके बाद 5 के पावर कितना 2, इसके बाद 17, इसके बाद 1, ठीक ना। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक ले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 5005, 5005। पहले किससे देखेंगे, पहले किससे देखेंगे, 5 से, क्योंकि 5 से कटने लायक है, ठीक ना। 100, इसके बाद 5 1, ठीक ना। 5 से करेंगे तो एक बार में 5 एकम 5, 00 का 00 हो गया, फिर 5 एकम 5। अब देखेंगे किससे कटेगा। मान लेते हैं कि 7 से देखेंगे, 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 70 के 21। फिर देख लेंगे कि 7 के बाद 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 11 3 33, फिर 13 से एक बार में। फिर इसको लिखना है 5005, 5 गुने 7 गुने 11 गुने का होगा 13। यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। यहीं का हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पहला क्वेश्चन, पहला का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखेंगे कि 3 से जाएगा कि 5 से, 3 से देख लेंगे 9 2 11 4 15 15 7 22 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। ये जाएगा कितना से? 17 से। कितना से जाएगा? 17 से जाएगा। 17 से किससे जाएगा कि 17 17 3 51 17 चौके 68, 17 चौके 68। इसके बाद कितना? 6 62 हो गया, ठीक ना। तो 17 3 51, 17 3 51 कितना हुआ? 51 और 9 और 2 11, 119 हो गया। 17 7 19 से। फिर इसके बाद 19 से जाएगा। किससे जाएगा? 19 से। आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन करके, 19 से जाएगा। 19 19 दूनी के 38, 19 3 57, फिर 23 हो गया। 23 से एक बार में 23, ठीक ना। 74 29, 74 29 का हो जाएगा 17 गुने 19 और गुने 23। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमेशा 2 ही संख्या का पूछेगा, 3 संख्या का नहीं हो सकता, हमेशा 2 ही संख्या का जांच हो सकता है, ठीक ना। हमेशा किस संख्या का? 2 संख्या का। तो 2 संख्या हमारे पास दे दिया है, तो 2 संख्या दे दिया है। तो देख लेते हैं कि पहला संख्या है 26, कितना है? 26 और 91, और कितना है? 91। क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक ना। 26 91। तो पहले 26 को देख लेते हैं, 26 को देख लेते हैं। 2 से जाएगा 13, फिर 13 से जाएगा एक बार में, ठीक ना। फिर 91, 91 7 से जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से फिर 1। तो 26 का लिख लेंगे, तो 26 का 2 × 13 × 1। इसके बाद 91 7 × 13 × 1। 1 मिनट। चलिए तब देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो किस में हो? दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन के साथ साथ सबसे क्या होना चाहिए? बड़ा, ठीक ना। दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन है? 13 ना कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ, अब आप लोग बोलेंगे कि तब एचसीएफ कितना होगा? तब 13 है ना एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। एलसीएम का बात आता है, तो एलसीएम का आता है कि एलसीएम एचसीएफ के साथ साथ सब होता है, एचसीएफ के साथ साथ सब होता है। यानी कि कहने का मतलब कि 13 गुने 2 गुने 7, यही आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। मान लेते हैं कि 2 है, 13 है, 1 है, फिर 2 है, 7 है, 13 है, 1 है, और अगला में आ जाएगा 2 और 7 और 1। मान लेते हैं कि अगला में आ जाएगा 2 7 1। तो इसमें देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है। तो तीनों में कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि अगर इसका एचसीएफ लिखना होगा
तो 1 हो जाएगा। जब सब में कॉमन नहीं हो, कुछ ना कुछ कॉमन ना हो, यानी कि तीनों में कॉमन ना हो, जितने भी संख्या का हम ज्ञात कर रहे हैं एलसीएम चाहे एचसीएफ, उसमें सब में कॉमन ना हो तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, 1 एचसीएफ हो जाता है। उस स्थिति में 1 एचसीएफ हो जाता है। अगर इसमें कॉमन नहीं रहता तो 1 हो जाता है, लेकिन इसमें कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन है तो 13 एचसीएफ हो गया। ठीक, अब इसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम सब हो जाएगा। एचसीएफ के साथ साथ जितना भी अंक बच रहा है वो सब का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 दूनी के 26, 26 गुने 7 हो गया ना, तो 6 7 42, 7 दूनी के 14, 14 4 18, यानी कि 182, 182। इसका क्या हो गया। अब कह रहा है कि जांच भी करना है, तो जांच कर लेते हैं। यानी कि इसका जितना आना चाहिए उतना ही इसका आना चाहिए। ठीक ना, जांच का यही ना मेथड होता है। यानी कि LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बायां पक्ष। मान लेते हैं कि जांचने का इसका नियम है या फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा कि HCF एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहली संख्या इधर लिखिए चाहे HCF एलसीएम इधर लिखिए। ठीक ना, इधर भी हो सकता है। ये नहीं करना है, कहना है कि नहीं आप गलत लिख दिए। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या इधर भी हो सकता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने का एलसीएम। ठीक ना, यानी कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 26, तो 26 लिख देंगे, गुने दूसरी संख्या 91, तो 91 लिख देंगे, बराबर HCF कितना आया है 13 गुने एलसीएम आपका कितना आया है 182। यानी कहने का मतलब कि दोनों पक्ष लिख दिए हम, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसके बाद HCF एलसीएम। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए। मान लेते हैं कि 26 से 91 से करना है। 6 हो गया, 2 हो गया, 9 छके 54, हाथ में 5, 9 दूनी का 18, 5 23, 6 6 3 2, 6 2, 9 छके 54, 5, 9 दूनी का 18, 5 23, 6 6 3 2। ठीक है, अब देख लीजिए, उसको करके देख लेते हैं। 23 66 आ रहा है, कितना आ रहा है 23 66, इधर आ रहा है। इधर देख लेते हैं कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 182 कितना से 13 से, 3 दूनी के 6 और 3 के 24, 3 और 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 और 2, यानी कि 23 66 इधर भी क्या हो रहा है, आ रहा है 23 66 आ रहा है। यानी कि दोनों का है बराबर है। बराबर कहने का मतलब कि दोनों का है, मेरा LHS और क्या है RHS बराबर है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का है बराबर है। यानी कहने का मतलब मेरा जो जांच है वो जांच का है सही है। ठीक ना, चलिए 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, जांच मेरा का है सही है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये फार्मूला है जांचने का। अब यही फार्मूला हमेशा काम आएगा, आगे भी इस फार्मूला का काम दे देगा आगे, कि पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा LCM निकालने के लिए दे देगा, फिर HCF दे देगा LCM निकालने के लिए कभी दे देगा, कभी HCF LCM दे देगा दूसरी संख्या दे देगा निकालने के लिए, पहली संख्या दिया रहेगा। ठीक ना, तो ये फार्मूला आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक ना, 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और 1 निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, चलिए अब इसी का दूसरा का, चलिए दूसरा
दूसरा का दूसरा। अब दूसरा का दूसरा कर रहा है कि 510 और 92 का निकालना है। 510 और किसका 92 का निकालना है। ठीक है, तो पहले 510 का निकाल लेते हैं। 510 का 510 का निकालेंगे तो 0 है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, इसके बाद 1 2 5 10, इसके बाद 1 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 5 2 7 5 12, 3 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 से कम 5 3 5 7 35, फिर 17 से एक बार में। और 92 का देख लेते हैं। 92 किससे 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 चौके 8 1 12, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3, फिर किससे 23 से एक बार में। अब देख लेते हैं कि 510 ठीक है, इधर कितना हो गया 92। इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 17, इसका 2 गुने 23 गुने 1। हम बोले हैं कि जब भी दोनों में संख्या जो रहेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। दोनों में संख्या जो भी कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन कौन है, इसमें 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं है, 2 के अलावा कोई नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 के अलावा जितना भी अंक बचेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस 2 के अलावा जितना भी संख्या आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मान लेते हैं कि 2 के अलावा 3 गुने 5 गुने कितना 17, फिर गुने 2, फिर गुने 23, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आएगा, इसका 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460। हम पहले से कर लिए, ठीक ना, 23,460 इसका आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसको जांच भी करना है। तो जांच पहला करके बता दिए हैं, ठीक ना, पहला करके जांच क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। और सेकंड भी जांचना होगा तो जांच लीजिएगा आप, ठीक। सेकंड क्या कर लीजिएगा, आप लोग जांच लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सेकंड क्या कर लेना है, अपने से जांच लेना है, ठीक ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि कितना रहा है 23,460। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक ना। 0 के 0 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इधर उतना भी आएगा 46,920, ठीक ना, उतना ही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चलिए तीसरा कह रहा है कि 336 और 336 और किसका निकलना है, 54 का निकलना है, 54 का निकलना है। 336 और 54 का निकलना है, ठीक ना। तो अब देखेंगे 336 पहले लास्ट में 6 है, तो 6 अगर है इकाई स्थान पर तो 2 से कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 छके 12, 16 हो गया, 2 8
16, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, इसके बाद 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा 21 दूनी के 42, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब 54 का देख लेते हैं। 54 का जब देखेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, जोड़ घटाव गुणा भाग है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए 336 का करेंगे। 336 का तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 2 गुने 3 गुने 7। अब देखेंगे किसका, अब इसमें किसका देखेंगे, 54 का। 54 का देख लेंगे। तो 54 का देखेंगे तो कितना हो रहा है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 की 29 27 दूनी के 54। चलिए अब इसमें क्या करना है कि HCF लिखना है। इसका क्या करना है, HCF लिखना है और LCM लिखना है। तो HCF लिखना है, तो HCF में हम बताए हैं और HCF में बताए हैं कि जो भी कॉमन होगा, दोनों संख्या में जो भी कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो देखते हैं कितना कॉमन होता है। यहाँ से घेर लेते हैं इसको, एक कॉमन, इसके बाद देखते हैं 2 2 तो इसमें है 3 गो इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 एक है। यहाँ से फिर एक कॉमन यहाँ पर निकल जाएगा, यानी कि जितना कॉमन निकलेगा दोनों संख्या में वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। वही क्या होगा, HCF होगा। तो 2 कॉमन निकल रहा है, एक 2 यहाँ से निकल रहा है, एक 3 यहाँ से निकल रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि 2 गुने 3 बराबर 6 हो गया, क्या मेरा HCF हो जाएगा। अब LCM देख लेते हैं। तो 2 ये वाला 2 ये वाला 3, इसके अलावा 6 के अलावा जितना भी बचा सब हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। इतना का हो जाएगा, यानी कि 6 के अलावा जितना भी संख्या बचा वो मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। कितना हो जाएगा, LCM। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 30 24 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 30 24, यानी कि मेरा LCM कितना आया, 30 24। HCF कितना आया, 6 आया। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए जांच लीजिएगा, ठीक ना। जांचने का मेथड आप लोग जान गए होंगे, कैसे है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ठीक ना। रख के और दोनों पक्ष को देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, HCF और LCM, जिसे पहला क्वेश्चन कर रहा था वैसी तीसरा क्वेश्चन है। HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। मानती 12 15 और किसका 21 का। हम बताएं हैं कि जब भी जांचने वाला अगर प्रोसेस आएगा, LCM HCF तो किसी का कितना भी संख्या निकल जाएगा, लेकिन जब भी जांचने वाला प्रोसेस आएगा मात्र 2 संख्या पर काम करेगा। ये संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, तो इस पर काम नहीं करेगा, तो जांचने वाला 2 पर काम करेगा। तो चलिए इसको खाली अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक ना। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले देखेंगे 2 से, किससे, 2 से, 2 6 12, फिर 3 से, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 15 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक ना, 5 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 1 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। हो गया, कोई दिक्कत। पहला है, तीसरा का पहला है, ठीक ना। अब देखते हैं 12 का, 2 गुने 2 गुने 3
इसके बाद 15 गुने 1 भी लिख दीजिए, ठीक। 3 गुने 5 गुने 1, इसके बाद 21 का 3 गुने 7 गुने 1 हो गया। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है, तो देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 3। कौन दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तीनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? 3। 3 के अलावा क्या है? 1 कॉमन है। कौन कॉमन है? 1 है, ठीक है। 3 के अलावा 1 कॉमन है, तो इसका HCF का होगा, HCF निकालना होगा, तो HCF का हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर 3। HCF मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब LCM निकालना होगा, तो LCM निकालना होगा, तो ये 3 है 1 के अलावा सब, यानी कि 3 इंटू 2 इसमें है, तो 2 गुने 2, फिर इसमें 5 है 5, फिर इसमें क्या है 7 बच रहा है 7, यानी कि 5 दूनी के 10 दूनी के 20 हो गया, 21 दूनी के 42, 420 मेरा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, यानी कि 420 LCM हो गया। और HCF कितना हो गया? 3 हो गया। आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, ये सब आप लोग पहले ही से बना लिए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक ना। बस क्वेश्चन को देख लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब देखना है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। देखिए एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे आप लोग, पढ़ेंगे इसीलिए बोले हैं कि पहले नंबर सिस्टम का जो भी क्लास पीछे हो गया है उसको आप देख लीजिए। इसके बाद विभाज्यता का नियम भी हो गया है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा बार बार आएगा। आप लोग आगे भी जाइएगा तो इसका प्रयोग हमेशा आएगा, इसीलिए बोले हैं। देखिए आ गया, मान लेते हैं कि 17, 23 और एक का है 29। 17, 23, 29 आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कोई भी संख्या है। कौन संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्योंकि 17 है, 23 है और 29 है। ये स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। स्वयं से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। अभाज्य संख्या का यही ना रूल होता है कि तो स्वयं से कटे और नहीं तो क्या से कटे? 1 से कटे। की तो स्वयं से कटे और नहीं तो 1 से कटे, 1 से कटे। तो इसका HCF जब भी हम बतलाए हैं कि जब भी अभाज्य संख्या का HCF निकालना होगा, तो HCF निकालना होगा तो स्वयं से ना तो 1 से कटेगा। तो सभन में कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, सभन में 1 कॉमन है, ठीक है। तो HCF का हो जाएगा 1 हो जाएगा, HCF का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर तब LCM का होगा, तो LCM का होगा सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा वही का हो जाएगा? LCM हो जाएगा। जो भी आएगा वही का हो जाएगा? मेरा LCM हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1139 आएगा। कितना आएगा? 1139। आप लोग यही वाला कंसेप्ट समझ लिए। जितना भी अभाज्य संख्या है इसको हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। यानी कि तीनों में कॉमन तब का होगा? HCF का मतलब ये ना होता है कि जो तीनों में कॉमन हो वही HCF मेरा होता है। तो तीनों में कॉमन कहाँ है? 1 न है, तो 1 HCF हो गया। अब LCM 1 के छोड़ के जितना भी संख्या बचेगा वही मेरा LCM हो जाएगा। तो 1 के छोड़ के जितना भी संख्या 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही क्या होगा? LCM होगा, ठीक ना। हो गया? चलिए ठीक है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है। तीसरा में एक और क्वेश्चन है। तीसरा का तीसरा कह रहा है कि 8, 9 और 25 का 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का 8, 9 और 25 का। तो 8 का देख लेते हैं 2 से
4, फिर 2 से, फिर 2 से, एक बार में 8 का हो गया। 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से एक बार में। फिर 9 से, 9 का देख लेते हैं 3 से 3 बार में, फिर 3 से एक बार में। फिर 25 का देख लेते हैं 5 से 5, फिर 5 से 1। अब देख लेते हैं इसका गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ देख लेते हैं। 8 का निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। फिर 9 का 3 गुने 3 गुने 1। फिर 25 का 5 गुने 5 और गुने 1। अब इसमें भी देखना है कि इसका एलसीएम का होगा और इसका एचसीएफ का होगा। मान लेते हैं कि हम जब बोले हैं कि तीनों में जो कॉमन होगा वही का होगा एचसीएफ होगा, तो तीनों में कॉमन क्या है 2 देख लेते हैं, तीनों में नहीं है। 3 देख लेते हैं, तीनों में नहीं है। 5 नहीं है। तीनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है। क्या कॉमन है 1। तीनों में क्या कॉमन है 1, तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा कितना 1। अब बोलिएगा कि एचसीएफ के छोड़ के सभी संख्या एलसीएम होता है। एचसीएफ को छोड़ के सभी संख्या एलसीएम होता है। तो एचसीएफ के छोड़ के ना, तो एचसीएफ 1 के छोड़ के, तो 2 गो कितना 2 है 3 गो, 2 को गो 3 गो, 3 को गो 2 गो, 5 को गो 2 गो। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी की 4, दूनी की 8, 5 40, 40 5 200, 200 हो गया। और 3 के 9, तो यानी कि 200 और गुने 9 यानी कि 1800। कितना हो गया 1800। यानी कि एचसीएफ मेरा हो गया 1 और एलसीएम हो गया कितना 1800। आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक ना। कोई किसी प्रकार के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन क्लियर कंसेप्ट। ठीक। अब आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। देखिए जो भी हम बोले हैं ना कि जो भी संख्या है उसका फॉर्मूला लिखे थे कि इसके जांचने का फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आगे में वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657। 306 दो संख्या है, एगो 306 है और दूसरा संख्या क्या है 657 है। ये दोनों संख्या का एचसीएफ दिया है कितना, ये दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो दिया है 9। कितना दिया है 9। और इसी संख्या का एलसीएम जो होगा एलसीएम 6 5 7। ये दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का करना है ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि दोनों संख्या जो है उसका एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ कितना दे दिया है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का करना है ज्ञात करना है। तो हम सीखे हैं ज्ञात करने वाला क्या रूल सीखे हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम यही सीखे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यही ना सीखे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी हम बोले हैं कि 3 को कोई दिया रहेगा और एक आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 संख्या दे दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। इसके बाद एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 9। एचसीएफ कितना दे दिया है 9। तो पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम नहीं हम लोग निकालेंगे, एकदम निकाल लेंगे। तो चलिए 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुने एलसीएम। मान लेते हैं कि ये इसके साथ गुना में है, अगर इधर ला देंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो इतना लिख सकते हैं क्या, एलसीएम बराबर 306 गुने 657 और बटा में 9 हो सकता है, एकदम हो सकता है। 3 से देखेंगे कि 3 से ही कट रहा है, ये भी कट रहा है कि नहीं,
तो देख लेते हैं कि 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 के 9, 10 और 3, 103 बार में। फिर देख लेंगे कि 3 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से ही देख लेते हैं कि 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, इसके बाद इधर गया कितना हो गया 2, 3 नवा 27, यानी कि इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 103 गुने 219, 103 गुने 219, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना, 22 338, 22 338, 22 300 का आएगा 38 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 22 338 आ रहा है। अब देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देख लेंगे। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, 5 भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि 6n कोई भी प्रकृत संख्या है, कोई भी प्रकृत संख्या है 6n, जो कि कह रहा है कि क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त करना है। तो एक चीज़ बताइए कि जब भी 0 लाना है तो कि तो 2 होना चाहिए, आना तो 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। कोई भी प्रकृत संख्या हो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा परीक्षा में। मान लेते हैं कि 6 के पावर n नहीं देके 10 के पावर आपको n दे देगा, 10 के पावर n दे देगा, चाहे 4 के पावर n दे देगा, 4 के पावर n दे देगा। तो ऐसा क्वेश्चन में, हमेशा ऐसा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो उसको क्या करना है कि देख लेना है कि 2 5 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो संख्या 0 पर समाप्त होगा, लेकिन जैसे ही 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 6वें परीक्षा में देगा, 10 के पावर n भी दे सकता है, 4 के पावर n भी दे सकता है, 8 के पावर n भी दे सकता है। तो जो भी संख्या अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, अरे 2 या 5 मिलकर ना 10 होता है, तो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है तो उस संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगा। लेकिन जब भी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उस संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा 6 है, कितना है, 6n है, 6 है। तो 6 का लिखेंगे अगर तो क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। तो 2 तो आ गया है, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए 5 जरूरी है। कितना जरूरी है, 5 जरूरी है। यानी कि मेरे पास 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि जो संख्या दिया है 6n वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब वह 2 और 5 के रूप में होगा। आप लोग समझ गए कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब वो क्या होगा, 2 और 5 के रूप में होगा, 2 और 5 के रूप में होगा तभी ना 0 पर समाप्त होगा जी। ठीक ना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये संख्या जो दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि क्या प्रकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकता है,
तो मेरा 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 आएगा तब होगा 0 पर समाप्त। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये जो संख्या दिया हुआ है वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, एकदम सरल भाषा में और आसान भाषा में समझिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 2 क्वेश्चन और 6 और 7 उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.3 को चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन 6 कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की चर्चा हम कर लिए हैं पीछे, अभी जस्ट पीछे किए हैं, इसी क्लास में किए हैं पीछे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की चर्चा कि जो स्वयं से कटे या 1 से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या लाने के लिए कि वो हमेशा 2 से क्या करेगा, कटेगा। भाज्य संख्या का मतलब जो विभाजित होगा वो भाज्य संख्या होगा, जो विभाजित नहीं होगा वो भाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि भाज्य संख्या क्यों है पूछ रहा है, तो भाज्य संख्या जो 2 से कटेगा तो भाज्य संख्या होगा। यानी कि कह सकते हैं एक और चीज़ इसमें कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो भी संख्या है उसका अगर 2 को गुणनखंड नहीं होकर 3 को गुणनखंड होगा वो भी संख्या है। यानी कि 2 से ज़्यादा जिसका गुणनखंड होगा वो भी संख्या भाज्य होगा। गुणनखंड करने का मतलब मान लेते हैं कि 5 का निकालना होगा तो 1 और 5 ही ना होगा, 1 और 5 होगा। लेकिन जैसे ही 6 का निकालना होगा तो 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं। 5 का गुणनखंड निकालना होगा तो 1 और 5 होगा, 1 और 5 होगा, क्योंकि ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 जैसे ही निकालना होगा तो 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो जस्ट यही चीज़ वह उसमें पूछ रहा है, आपको यही चीज़ पूछ रहा है उसमें। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि भाज्य संख्या होगा तो उसका गुणनखंड 2 होगा, लेकिन अभाज्य संख्या होगा तो उसका गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जैसे ही भाज्य होगा तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा वो संख्या हमेशा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। वो संख्या कितना होगा, भाज्य संख्या होगा। तो चलिए भाज्य अभाज्य के बारे में सही से कंसेप्ट आप लोग जान लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 11 इसके बाद 13 प्लस 13, 7 11 13 + 13। मान लेते हैं कि इसमें देखते हैं कि कुछ न कुछ कॉमन है, इसमें कुछ न कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है, तो इसमें कौन कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है। कैसे कि 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 यहाँ से निकल सकता है, 13 क्या कर सकते हैं, निकल सकता है। तो मान लेते हैं कि 13 निकाल देंगे तो देखिए कैसे होगा। अगर 13 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 7 × 11 × 13 निकल गया है, 7 × 11 प्लस यहाँ का 13 1, इतना लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कॉमन जैसे ही निकला तो 7 × 11 + 1 लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ से लिख सकते हैं, 7 × 11 गुना इसका भी 1 लिख लीजिए, गुना में 1 + 1। अब आप लोग बढ़िया से समझिएगा। कैसे समझिएगा कि 13 कॉमन दोनों में है, 13 कॉमन दोनों में है। तो जो भी कॉमन होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो जो भी कॉमन होता है निकाल लेते हैं। तो 13 को निकाल लिए, 13 निकाल लिए, 7 का 7 अपने जगह पर, 11 अपने जगह पर। यहाँ से 13 निकला है तो 1 बच गया है मल्टीप्लाई में, ठीक है। प्लस यहाँ से 13 निकला है तो 1 बच गया है, क्या में, जोड़ में। अब देख लेते हैं 13 गुने, अब देखें ब्रैकेट वाला अंदर वाला कर लेते हैं पहले। 11 × 7 = 77, 77 से 1 से होगा 77, 77 आप प्लस इसमें है 1, तो 77 और 1 कितना हो गया, 78, 77 और 1
78 हो गया। कितना हो गया? 78। किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 77 एक 78 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इसका क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। ठीक ना। एक चीज़ और कर सकते हैं, 78 का 13 गुने 78 और गुने इसका 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बतलाएं कि जब भी भाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा, उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? भाज्य संख्या। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको जांचना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। इसको क्या करना है? जांचना है कि भाज्य है अभाज्य है। इसका क्या करना है? जांच करना है। तो 13 का, ठीक है, 13 गुने 78 और गुने 1 लिखने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक ना, अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ई क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसका क्या है? गुणनखंड हो रहा है। 2 से ज़्यादा हो रहा है ना। हम अभी बतलाएं कि 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा, मात्र 2 हो रहा है। लेकिन जैसे ही 6 लिखिएगा तो 2, 3 और 1 भी है, यानी कि तीनों है, यानी कि ये क्या है? भाज्य है। ठीक ना। तो इसका भी क्या करना है? भाज्यमान, यह भाज्य है ये। ठीक ना। अब इसका सेकंड पार्ट है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, 2 पार्ट में दिया है। एक फर्स्ट दिया है और एक क्या दिया है? सेकंड दिया है। सेकंड दिया है कि 7 गुने 6 गुने, इधर थोड़ा बोर्ड में लाइट आ रहा, प्रकाश चमक रहा होगा, थोड़ा इसको हम बोल रहे हैं तो बोल के सुन लीजिएगा। ठीक ना। थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिए उसको, नहीं तो छोड़िए, उधर नहीं लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, इधर लिख देते हैं। चलिए, 7 गुने 6 गुने 5, इसके बाद 4 3 2 1 और प्लस का 5 है। प्लस का 5 जैसे ही लिखे तैसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कॉमन जो होगा वो 5 होगा। कॉमन का होगा? 5 होगा। कहाँ है? कहाँ कि प्लस में इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो कॉमन का लेंगे 5 निकाल लेंगे। यानी कि 7 का 7 वहीं पर, 6 का 6 वहीं पर, 5 निकला तो 1 बचा, गुने 4 के 4 छोड़ देंगे, 3 जगह पर अपना, 2 भी जगह पर, 1 जो है अपने जगह पर, और प्लस इधर से भी 5 निकल गया तो 1 बच गया। ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 गुने, अब इधर देख लेते हैं, 3 दूनी के 6, 6 चौके 24 और 7 छके 42, 42 गुने 24 और गुने 24 और प्लस 1, इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 से 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 आ गया। ठीक ना, 1008, 7 छके 42 और 4 3 12 दूनी के 24। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन सही है। 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक ना, 5 कॉमन निकल गया, 7 6, ठीक है, 1 हो गया भाई। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 और 1 10 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 गुने कितना? 1008 प्लस 1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कि 5 गुने 1009 और गुने 1, यानी कि कौन संख्या है? भाज्य है। भाज्य, ठीक है, भाज्य संख्या है, भाज्य है। ठीक ना, भाज्य क्यों भाई पूछ रहा था? तो भाज्य इसलिए। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन? 7, जो कि इस एक्सरसाइज का कौन है? लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं खेल का मैदान है तो वृत्ताकार पथ होगा, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लेते हैं कि सोनिया यहाँ पर है, सोनिया 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 है, तो इसको एक चक्कर अगर लगा रही है तो 18 मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। कितना मिनट? 18 मिनट सोनिया है। सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट लगा रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी का मान लेते हैं कि चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट, इसी मैदान को रवि भी चक्कर लगा रहा है। कौन? रवि। कितना में? 12 मिनट में। रवि जो है वो कितना में? 12 मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में लगा रहा है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 12 मिनट में लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि यहाँ से दोनों स्टार्ट किए, यहाँ से क्या किए? दोनों स्टार्ट किए और एक ही स्थान से चले और एक ही दिशा में चले। मान लेते हैं कि इधर चले तो इधर ही चले, ठीक ना। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लेते हैं कि प्रारंभिक स्थान पर तो बहुत बार मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर बहुत बार मिलेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि पहला बार सबसे न्यूनतम कह रहा है कि न्यूनतम बार, यानी कि पहला बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी न्यूनतम अधिकतम का बात कर देगा, न्यूनतम और अधिकतम, तो अधिकतम पिछले क्लास में हम बताए हैं कि जब भी अधिकतम का बात कर देगा, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम, जब भी अधिकतम का बात कर देगा तो हमेशा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जब भी अधिकतम का बात कर देगा तो एचसीएफ निकालेंगे, और जब भी न्यूनतम का बात अगर कर देगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो ये कह रहा है कि कब वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कम से कम एक स्थान पर कब पहला बार मिलेंगे। तो न्यूनतम स्थान पूछ रहा है कि न्यूनतम कब मिलेंगे। अरे मिलने को तो हमेशा मिलेंगे, ठीक है। जब राउंड होगा तब कभी ना कभी मिलते रहेंगे, दिन भर में कितना भी मिलेंगे, लेकिन पहला बार मिल रहा है। तो जब भी न्यूनतम की बात कर देगा तो इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 18 का और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 का पहले देख लेते हैं, 2 से 9, फिर 2 से कितना हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1, फिर 12 का 2 से 6, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1। एक चीज़ और हम आप लोग को बतला दे रहे हैं, यहाँ तक ये तो देख लिए। शॉर्ट में एलसीएम निकालना हम बतला दे रहे हैं आपको। शॉर्ट में एलसीएम निकालने कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या दिया है, 18 दिया है और 12 दिया है। कोई भी पहले एक संख्या का हम गुणनखंड कर लेंगे। मान लेते हैं कि 12 का कर लिए, यहाँ पर 12 का कर लिए, तो 12 का 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 होता है ना। अब देखेंगे कि 12 का जब हो गया तो 18 लाने के लिए इसमें कौन संख्या डाल देंगे और कि ये संख्या 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा। दो संख्या 12 का तो खंड कर लिए हैं, लेकिन अब 18 लाना है, तो 18 लाने के लिए कौन संख्या इसमें और डाल देंगे कि 18 बन जाएगा। आना तो अगर 18 बन गया होगा तो उतना ही एलसीएम हो जाएगा। तो देख लेंगे 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12 बन रहा है, 2 तिहाई 6। अगर 3 इसमें डाल देंगे और 3 डाल देंगे तो 18 आ जाएगा, और 3 डाल देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि इसमें 3 मिला देंगे और तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आज जो भी होगा अब यही मेरा एलसीएम है। देखिए यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, वही आएगा। देख लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, पड़ती हैं 36। इसका यही का होगा आंसर होगा, इसका यही का होगा आंसर होगा। यहाँ पर भी कीजिएगा तो 36 से आएगा। देख लीजिए, 2 बार, इसके बाद 3 बार, 3 2 बार, 2 बार, इसके बाद 3 2 बार आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ जाइए और अच्छे तरह से पढ़िए।
बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसमें बस बेसिक चीज़ जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जोड़ घटाव गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ गुणनखंड विधि से, वही कुल पढ़ना है। तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें बहुत बेहतर से समझ पाइएगा। अब इसके बाद अगला आएगा एक्सरसाइज 1.2 हो गया, 1.1, 1.2 हो गया। अब अगला आएगा 1.3, ठीक ना, 1.3 का क्लास होगा। तब तक लिए